हेलो गाइस, तो वी आर लाइव नाउ एंड आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाली हूँ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये टॉपिक आपका ग्रेजुएशन का भी है, एमएससी का भी है एंड नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास के बाद आपका 100% ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, ग्रीन हाउस की गैसेस क्या होती हैं, डिटेल में डिस्कशन होगा। लैंग्वेज का इशू कोई भी नहीं रहेगा। इस चैनल पर डेली आपको क्लासेस मिलती हैं 4 PM पे, तो डेली आप चेकआउट कर सकते हो एक क्लास जो कि आप सबके लिए यूजफुल रहेगी। केमिस्ट्री की बात हम करते हैं एंड केमिस्ट्री का ओवरऑल सिलेबस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। द टर्म ग्रीन हाउस इफेक्ट फर्स्ट कॉइन्ड बाय फूरियर इन 1827 एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एटमॉस्फेरिक इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग और कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉब्लम्स। यानी कि इसे फर्स्टली जो इंट्रोड्यूस किया था वो आपका जोसेफ फूरियर ने किया था 1827 में, और इसके डिफरेंट नेम्स भी हैं, तो आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। ग्लोबल वार्मिंग भी अगर आती है तो आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट ही उसे समझना है कि ये वही है। देन कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉब्लम के नाम से भी स्पेशली आपकी CSIR में आ जाती है, तो उसमें भी आपको समझना है कि ये आपकी ग्रीन हाउस इफेक्ट भी है। देन greenhouse means a building made of glass with heat and humidity regulated by plants, and the greenhouse effect is a natural process that warms the earth surface। greenhouse effect की अगर हम बात करते हैं तो उसे हम इजीली समझ सकते हैं कि कोई भी एक प्रॉब्लम जो कि आपको अर्थ को देखनी पड़ती है, जिससे उसका जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाता है, उसी को हम सिंपल वर्ड्स में ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि उससे ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है एंड आपकी अर्थ के लिए वो काफ़ी ज़्यादा हम नुकसान देने वाला बोल सकते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट को। उसकी कुछ गैसेस भी हैं जो कि मोस्टली आपका लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन बनता है। अगर मैं एमएससी के लेवल की बात करती हूँ तो नेट CSIR में तो आपको टिक्स करने होते हैं, टिक द मार्क आपके क्वेश्चन होते हैं, तो आपको सिर्फ पॉइंट आउट को ध्यान रखना है, तो वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने आपको नोट्स दे दिए, आपको क्लास समझा दी, अब जिसकी आप तैयारी कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग माइंड में आपको रखना है। देन व्हेन द सन एनर्जी रीचेस अर्थ एटमॉस्फेयर सरफेस ऑफ इट्स रिफ्लेक्टेड back to the space and the rest absorbed and the re-radiated by greenhouse gas। नोट्स में पढ़ के इसलिए सुना रही हूँ कि आपको इंग्लिश क्लियर हो जाए। अब अगर मैं बात करती हूँ तो प्रोसीजर क्या होता है कि सन की एनर्जी जैसे ही आपकी अर्थ पे आती है, डायग्राम से ये हम समझेंगे, तो वो रिफ्लेक्ट होके अगेन आपकी अपर साइड जाती है एंड जिसकी वजह से क्या होता है, ह्यूमिडिटी बन जाती है, या उसकी जो सरफेस है अर्थ की, इसी के थ्रू वो हीट हो जाती है एंड ग्लोबल वार्मिंग हम इसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सन है, देन आपकी नॉर्मल CO2 है, बट जैसे वो अर्थ पे आएगी तो वो नॉर्मल CO2 होती है, बट जैसे ही अर्थ की सरफेस से वो अपर साइड जाती है यानी कि रिफ्लेक्ट होती है तो वो हाई CO2 हो जाती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, एंड जो कि अपने साथ गैसों को मिक्स करके एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी बढ़ा देती हैं, इंक्रीज कर देती हैं, जिससे अर्थ का सरफेस भी हाई हो जाता है एंड आप ग्लोबल वार्मिंग का शिकार हो जाते हो, या इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, जिसमें हमारे प्लांट्स को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने के लिए मिलता है। Next one is a greenhouse is that body which allow short wavelength incoming but does not allow long wavelength। यानी कि जब हम ग्रीन हाउस की बात करते हैं तो इसे आप एक टाइप की बॉडी मान सकते हो जिसमें जो शॉर्ट वेवलेंथ की तरंगे आप इन्हें बोल सकते हो, वेव्स हैं, वही अलाउ होती हैं, लॉन्ग वेवलेंथ की अलाउ नहीं होती हैं। देन अगर मैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की एक प्रॉपर डेफिनेशन की बात करती हूँ तो यहाँ पे 3 से 4 डेफिनेशंस हैं जो आप समझ सकते हो। फर्स्ट वन इज ग्रीन हाउस इफेक्ट इज प्रोसेसिंग वार्मिंग अप ऑफ अर्थ सरफेस टू ब्लैंकेटिंग इफेक्ट ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेयर। यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट एक ऐसी प्रोसेस हम बोल सकते हैं जिससे अर्थ की जो सरफेस का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है CO2 की वजह से। सेकेंड वन इज ग्रीन हाउस इफेक्ट इज फिनोमिना ड्यू टू विच द अर्थ रिटेन हीट, जिसकी वजह से अर्थ के से हीट निकलती है। ये एक सिंपल सी डेफिनेशंस हैं। जब आप हायर लेवल की प्रिपरेशन करते हो तो आपको काफ़ी डेफिनेशन रखनी होती है एक पॉइंट की, जिससे कि आपके माइंड में क्लियर रहे कि ये इसकी डेफिनेशन है, तो इसलिए मैंने 3 से 4 डेफिनेशंस यहाँ पे शेयर की हुई हैं। Third definition is greenhouse effect means the extensive presence of CO2, CH4, N2O, O3 and CFS etc। यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का सीधा सीधा मतलब है जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट में इन गैसेस की प्रेजेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, मैथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, O3 एंड CFCS etc। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अभी देख लेते हैं ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं एंड कौन सी गैस का क्या इफेक्ट होता है। ये एक प्रॉपर लॉन्ग टाइप का मटेरियल है, 6 to 7 पेजेस का मटेरियल आपको नेट पे कोई भी नहीं देगा, यूट्यूब पे कोई भी नहीं देगा इस टाइप के नोट्स से, वो आपको सिर्फ मेरे चैनल्स पे ही मिलेगा। तो ग्रीन हाउस गैसेस देख लेते हैं। There are various gases which are capable of absorbing efficiently heat waves and IR rays। यानी एनवायरनमेंट में काफ़ी गैसेस हैं जो कि
हीट को एब्जॉर्व करती हैं या IR रेज को भी एब्जॉर्व कर सकती हैं। होमोन्यूक्लियर गैसेस मॉलिक्यूल N2 and O2 हैव वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, सो N2 and O2 आर ट्रांसपेरेंट टू IR। यानी कि अगर मैं वाइब्रेशन एनर्जी की बात करती हूँ, वाइब्रेशनल एनर्जी के अलग से क्लास है, वाइब्रेशनल एनर्जी अगर सर्च करोगे तो चैनल पे मिल जाएगी आपको। तो उसमें अगर बात करते हैं N2 और O2 की, तो वो ट्रांसपेरेंट होते हैं IR के, क्योंकि वो होमोन्यूक्लियर गैसेस हैं और उसमें जो एनर्जी लेवल होता है, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, वो होता है जिसकी वजह से IR के लिए ट्रांसपेरेंट होती हैं। देन CO2 NO2 SO2 O3 CH4 CFCS का फुल फॉर्म आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। जिसने भी कंप्लीट क्लास देखी उससे मुझे पता चलेगा कि आपने कितनी क्लियरली इस क्लास को देखा है, ठीक है। देन एंड वाटर वेपर आर गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ये लेयर्स होती हैं आपकी एनवायरमेंट की, बट जो गैसेस यहाँ पे मिलती हैं वो ट्रोपोस्फेयर में मिलती हैं। देन है डायरेक्ट ग्रीन हाउस गैसेस, जो कि आपको ईजिली अवेलेबल होती है। सबसे फर्स्ट है इसमें CO2, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ लाइनर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल विद सिंगलेट स्टेट Eg+। इन एक्साइटेड स्टेट मॉलिक्यूल इज बेंट, यानी कि ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है लाइनर सिंगलेट स्टेट में, बट जैसे ही एक्साइटेड स्टेट में पहुंचता है तो ये बेंट हो जाता है एंड जिसके थ्रू ये हीट को इंक्रीज करने का वर्क करती हैं। एंड इसके लिए अगर हम डिग्री की बात करते हैं तो 122 + 2 डिग्री इसमें आपको इंक्रीजमेंट देखने के लिए भी मिल सकता है। बेंड सिचुएशन आपको देखने के लिए मिलती है CO2 के। यहाँ से मोस्टली अगर मैं नेट JRF की बात करती हूँ तो क्वेश्चन बनता है कि वो सिमेट्रिकल होता है या आपका बेंड सिचुएशन में होता है, तो वो डिपेंड करता है कि उसने आपसे नॉर्मल स्टेट पूछी है या आपकी एक्साइटेड स्टेट पूछी, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। देन है ट्रांजिशन फ्रॉम द अपर स्टेट लेवल टू हायर एक्साइटेड वाइब्रेशनल एनर्जी in visible and near UV region. These excited electronic state has been identified as a 3b2 state. Okay, ये CO2 की बात थी। Second one is water vapor absorb thermal IR radiation in region 4.0 to 7.5 μm and CO2 absorb। यानी कि अगर मैं वाटर वेपर की बात करती हूँ तो वो जो IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती हैं उसका जो रीजन होता है वो 4 to 7.5 तक होता है। μm आपको ये याद रखना है। देन है CO2 जो एब्जॉर्ब करती है वो 12 μm तक करती है एंड द रेडिएशन इन रेंज 7.5 μm to 13 μm एस्केप अनएब्सॉर्ब। एंड अब इसमें यहाँ पर एक सिंपल सा एक डायग्राम है, वो मैंने आपको फोकस करने के लिए यहाँ पे बनाया है। जब आप डायग्राम्स के थ्रू समझते हो तो आपको चीज़ें याद रहती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एटमॉस्फेरिक विंडो को एंड एटमॉस्फेरिक जो आपके हाइड्रोजन यानी कि H2O है, सॉरी, उसका जो एब्जॉर्बिंग स्पेक्ट्रम है वो कैसा होता है। एंड देन थर्ड पे है यहाँ पे CO2 का जो एब्जॉर्बमेंट है वो कैसा देखने के लिए मिलता है, वो रीजन। तो ये सिंपली है। आप MSc के स्टूडेंट हो तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेट JRF के हो तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो कि माइंड में क्लियर रहे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो मैंने नोट्स आपको कराए थे वो कैसे कराए थे। एंड इस क्लास के बाद कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर भी कोई डाउट है इस क्लास के बाद तो कमेंट करके आस्क कर सकते हो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा एंड आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। क्लास को विदाउट स्किपिंग देखा है तो कोई भी डाउट बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि काफ़ी इजी लैंग्वेज में मैं आपके क्लियर कराती हूँ टॉपिक्स को। अदर टॉपिक्स भी आपको इसी तरह से क्लियर मिलेंगे। सिर्फ आपको डेली क्लासेस को चेकआउट करना है। स्पेक्ट्रोस्कोपी, मेडिसिनल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, सभी के टॉपिक जो हैं वो MSc के एंड नेट JRF सभी के अवेलेबल हैं, सिर्फ चेकआउट करना है। थर्ड वन इज मेथेन। तो मेथेन अनदर ग्रीन हाउस गैस एब्जॉर्ब रेडिएशन इन वेवलेंथ रेंज फ्रॉम 3 to 4 ppm एंड 7 to 8.5 μm। तो इसके जो रेंज है वो इतनी होती है। एंड फोर्थ इज नाइट्रस ऑक्साइड N2O। N2O इज अनदर ट्रबलिज्म गैस। अदर ऑक्साइड ऑफ N2 आर NO, NO2, N2O3 एंड N2O5। यानी कि जरूरी नहीं है सिर्फ N2O की फॉर्म में ही ग्रीन हाउस गैस मिलती है, वो नाइट्रोजन की अदर फॉर्म में भी आपको देखने के लिए मिल सकती है। N2O undergoes photolytic decomposition very slowly and hence it tends to accumulate in atmosphere। यानी कि जो photolytic decomposition होता है N2O का वो काफ़ी easily होता है, जिसकी वजह से वो accumulate हो जाती है एटमॉस्फेयर में। देन N2O की जो कंसनट्रेशन थी उसमें इंक्रीजमेंट बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। वो आप देख सकते हो कि अगर हम 1985 की बात करते तो वो 380 था, यानी कि 380 ppb था। बट अगर हम 2004 की बात करते हैं तो वो 415 हो गया। इतनी उसमें
इंक्रीजमेंट आपको देखने के लिए मिली है। तो ये आपका मेन टॉपिक था। यहाँ से भी आपका वेरी शॉर्ट में एमएससी में बन सकता है या नेट जेआरएफ में यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड किया है कि जो इंक्रीजमेंट देखने के लिए मिला है N2O में वो इस ईयर में कितना था या इस ईयर में कितना था, तो ये क्वेश्चन बनता है। सो आई होप आज की क्लास के बाद आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ है। अदर टॉपिक पे सभी पे क्लासेस मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेना या वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हो, वहां पे डायरेक्टली लिंक मैंने शेयर की हुई है। लिंक के थ्रू आप अपने फेवरेट टॉपिक पे या अपने यूज के टॉपिक पे पहुंच जाओगे। सो प्लीज चेकआउट द डिस्क्रिप्शन।